निशान क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। और देखिए आज हमारे सामने है माध्यमिक परीक्षा 2025 का हिंदी का पेपर, जो अभी राजस्थान बोर्ड ने करवाया है पूरे राजस्थान में। और उस पेपर का हम देखिए जो सॉल्यूशन है, जो आंसर की है, वो आपके सामने लेके आए हैं। इससे पहले मैं बता देखिए कि निशान क्लासेज के द्वारा जो टेस्ट सीरीज क्या है संपन्न करवाई गई थी ऑनलाइन ऑफलाइन, लगभग वो पूरे हड़ौती और पूरे राजस्थान में संपन्न करवाई गई थी। तो टेस्ट सीरीज में हमने हिंदी के 4 पेपर बनाए थे, H1, H2, H3 और मेजर। उन चारों पेपरों में से लगभग ये पूरा का पूरा पेपर है वो उन चारों पेपरों में से क्या आया हुआ है। और यदि इसमें कोई वो है तो देखिए मैं कहता हूं आपको कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। ये आपके सामने पेपर है राजस्थान बोर्ड का, और ये मेरे साथ हाथ में ये अपने निशान क्लासेज के पेपर हैं जो हमने H1, H2, H3 और मेजर कराया था। सेम टू सेम क्वेश्चन इन पेपरों में से बोर्ड में आए हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपसे कि निशान क्लासेज में आप अति शीघ्र जुड़े। एडमिशन ओपन हो चुके हैं नए सत्र के लिए, और निशान क्लासेज पर भरोसा करिए। और देखिए कई बच्चों के, बहुत सारे बच्चों की फोन आ रहे हैं और वो मेरे को क्या है शुभकामना दे रहे हैं, सर शुभकामनाएं बधाई दे रहे हैं, सर बहुत अच्छा पेपर गया है। और मैं आज इस होली के पावन पर्व पर सभी विद्यार्थियों को होली की शुभकामनाएं और आने वाले पेपर के जो एसएसटी का पेपर शुभकामनाएं देते हुए और मैं पेपर की तरफ बढ़ता हूं। और देखिए पेपर इतना सटीक और आसान बना है राजस्थान बोर्ड ने, पेपर बनाने वाले को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। पर इतना जरूर है कि थोड़ा सा पेपर में जो हमें ब्लूप्रिंट दिया था वो उन्होंने 2025 वाला यूज ना करके इन्होंने वो 23 वाला यूज कर दिया है, जिसमें ऑब्जेक्ट 12 दिए हैं। पर इससे कोई हमारे हिंदी पर फर्क नहीं पड़ रहा। बहुत शानदार पेपर है, बहुत अच्छा पेपर है, और हमारे बच्चों का बहुत ही शानदार पेपर गया है, क्योंकि ये मेरे पास प्रमाण है, इसे कुछ उठवा नहीं सकता। ये मेरे पास पेपर है, आप देख सकते हैं, ये पेपर है दोनों पेपर में आपको क्या है क्वेश्चन मिलेंगे। अनसीन पैसेज जरूर आप पढ़ते हैं वो बाहर से आ जाता है, बाकी निबंध है, प्रार्थना पत्र है, वो अभी बताऊं मैं आपको सेम टू सेम क्या है पेपर में से मिल रहा है। तो चलिए पेपर के सॉल्यूशन तरफ बढ़ते हैं। आपको बताता हूं क्या क्या आंसर सही होंगे। देखिए इसमें आप देखिए ये तो निर्देश है आपके, ये तो आप लोग पढ़ लिए होंगे। और यहां से आपके देखिए एक क्वेश्चन पेपर आपका स्टार्ट होता है। देखिए और एक पेपर में देखिए लिखा है, इसमें बहुत सुंदर क्वेश्चन बनाया है कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। हम बार बार बच्चों से बोलते थे कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। आनंद आ गया। इसलिए तो हम कहते हैं कि आप निशान क्लासेज में जरूर पढ़ें और निशान क्लासेज की टेस्ट सीरीज को नहीं छोड़ें। ये निशान क्लासेज टेस्ट सीरीज रामबाण है, परीक्षा बाण है। इस परीक्षा बाण पर आप प्रहार करिए और आप जरूर सफलता को प्राप्त करें। फिर मैं कह रहा हूं आपसे आने वाले 4 पेपर और बचे, उन पर भरोसा करिए और उन पेपरों को तैयार करके जाइए। उन्हीं पेपरों में से आपको पूरा मिलेगा। आप पेपर नहीं छोड़े। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा निम्नांक में से सर्वनाम है। इतना सरल क्वेश्चन। आप देखिए, आप जानते हैं क्रिया है नहीं, गति है नहीं, ताल है नहीं, सर्वनाम कौन सा रहेगा? ये वह शब्द क्या है हमारा सर्वनाम रहेगा। तो ये ऑप्शन क्या होगा? अमृतन का जन्म हुआ था, ए बंगाल में नहीं, पटना में नहीं, भोपाल में नहीं, डुमराव में हुआ था। डुमराव कहाँ है? बिहार में। अमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? डुमराव में हुआ था।
बिल्कुल आसान क्वेश्चन। और देखिए अगला क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत, बाल भगत साहब किसे कहते थे? पता होना चाहिए आपको। किसको कहते? कबीरदास जी को। ये हमारा H1 पेपर हुआ था और एक तारीख है आपकी 16/11/24 को। H1 में सेम टू सेम मैंने दे रखा है। बाल गोविंद भगत साहब किसे मानते थे? आंसर होगा कबीर को साहब मानते थे, है ना। अब ऑब्जेक्ट मिल रहा और क्या चाहिए? नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है। H1 में दे रखा है मैंने आपको, ये लिख रखा है मैंने H1। और एक कहानी है, कविता, उपन्यास पता होना चाहिए। नेताजी का चश्मा पाठ की जो शैली है, विधा है, वो एक कहानी है स्वयं प्रकाश जी के द्वारा रचित। आनंद आया नहीं आया? यही तो निशान क्लासेज है और ये हम लोगों का अनुभव है, विगत वर्षों का अनुभव है, जो इन टेस्ट सीरीज में पेपरों में झलकता है। एक कहानी ये भी के लेखक का नाम है, ये मैंने H2 में दे रखा है। एक कहानी ये भी के लेखक का नाम क्या है? मुंशी प्रेमचंद, हरवंश राय बच्चन, गोपाल दास नीरज। आपको पता होना चाहिए मनु भंडारी। ये तीन तो हमारे कोर्स में ही है, मनु भंडारी आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन लेके आ रहा है, देखिए आपके सामने। देखिए अगला क्वेश्चन है, परशुराम आपे से बाहर क्यों हो गए थे? गुस्से से बाहर क्यों हो गए थे? अकारण ही राजा का जनक देखकर राम को मोहक नहीं। ये आ गया आपका, देखिए बच्चे ने लगा रखा है, शिव धनुष को खंडित करेगा। जब भगवान श्री राम के द्वारा शिव धनुष को तोड़ दिया गया तो उनको देखा तो ऋषि परशुराम गुस्सा आ गया, ये देखिए। उसके बाद उत्साह कविता में कवि ने संबोधित किया है, सूर्य को नहीं, पथिक को नहीं, स्वयं को नहीं, बादल को संबोधित करके लिखी है कविता। उत्साह कविता बादल को क्रांति का प्रतीक माना गया है, तो उत्साह कविता में कवि ने संबोधित किया है बादल को। सूरदास के काव्य में किस भाषा का लिखा हुआ रूप है? ये H1 में देखा है। सूरदास की भाषा कौन सी है? भ्रमर गीत की, तो भ्रमर गीत की भाषा है ब्रज भाषा है, ये H1 में दे रखा है। और इससे ज्यादा क्या उम्मीद करते हो बताइए आप? और इससे ज्यादा क्या उम्मीद करते हो ये बताइए आप? देखिए, मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी अपनी, उपयुक्त पंक्तियों में अपनी कहानी कौन कह रहा है? चिड़िया पुष्प तुलसी नहीं, ये देखिए कौन कह रहा है? भमरा, भ्रमर कह रहा है। कौन कह रहा है? भ्रमर कह रहा है। कौन कह रहा है? भ्रमर कह रहा है। ये मैंने दे रखा है। भोलानाथ का असली नाम, वास्तविक नाम क्या था? ये तारकेश्वरनाथ था। ये दे रखा है मैंने H1 में, तारकेश्वरनाथ था। कौन था? तारकेश्वरनाथ। मैं क्यों लिखता हूं? पाठ के लेखक हैं प्रसाद जी नहीं, निराला नहीं, पंत नहीं, कौन है? अज्ञे जी हैं। कौन है? हीरानंद, सचदानंद, वात्सायन अज्ञे, उनके द्वारा लिखित पाठ में क्यों लिखता हूं? आप देखिए 12 ऑब्जेक्ट हैं, ये 12 के में से लगभग मेरे 4 पेपरों में अधिक से अधिक ऑब्जेक्ट इसमें सम्मिलित किए गए हैं। इसलिए मैं फिर आपसे कह रहा हूं, नए सत्र के एडमिशन प्रारंभ हो गए हैं, आप जरूर निशान क्लासेस ज्वाइन करें, अतिशीघ्र, विलंब नहीं करें, अपना रिजल्ट सुधारें। अब सोने की जरूरत नहीं है, उत्साह में आइए और आगे आकर के पहले बैच में अपनी सीट बुक कराएं और निशान क्लासेस की पढ़ाई का आनंद लें आप लोग। आगे देखिए हम लोग बढ़ते हैं। अब हमारा देखिए इसमें मैंने बताया आपको 15 आने चाहिए पर 12 आए हैं, पर से फर्क नहीं पड़ रहा पेपर का। अब हमारे रिक्त स्थान आते देखिए 4 आने चाहिए पर 6 आए हैं। देखिए क्योंकि ये 2023-24 वाला पेपर पैटर्न कर दिया है, 25 वाला नहीं लागू किया मॉडल पेपर। अब देखिए क्या है, स्व संधि प्रकार की होती है, तो देखिए इसमें गलत भर रखा है बच्चे ने। स्व संधि कितनी? 3 नहीं होती। स्वर संधि कितनी होती है?
स्वर संधि के प्रकार होते हैं कितने? 5। कितने होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 5। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, पता होना चाहिए आपको। दीर्घ है, गुण है, यण है, अयादि है और वृद्धि है। 5 होती है स्वर संधि के प्रकार। संधि के प्रकार 3 है, इसलिए बच्चे ने क्या है गलत भर दिया होगा इसने। यथाशक्ति शब्द में समास है, शक्ति के अनुसार अव्ययी भाव समास है। कौन सा है? ये अव्ययी भाव है, लिख रखा है बच्चे ने, सही रखा है। और ये अव्ययी भाव कौन सा है? अव्ययी भाव। देखिए ये जो समास है वो है आपका ये आपका इसमें अव्ययी भाव कौन सा है? ये अव्ययी भाव है। अब देखिए इतना सरल क्वेश्चन है। विदेश शब्द में उपसर्ग है, तो देश तो क्या है? शब्द है, और वी क्या है? उपसर्ग है। क्या है उपसर्ग? वे उपसर्ग है। ठीक है, वे विशेषण जो किसी पदार्थ की निश्चित या अनिश्चित मात्रा, प्रमाण, नाप, तौल। अब देखिए निश्चित अनिश्चित क्या है? मात्रा आ गई, प्रमाण आ गया, नाप आ गया, तौल आ गया। अब निश्चित भी आ गया, अनिश्चित भी आ गया, मात्रा भी आ गई, प्रमाण भी आ गया, नाप भी आ गई, तौल भी आ गई। तो कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक विशेषण। कौन सा है? परिमाणवाचक विशेषण है। कौन सा है? परिमाणवाचक विशेषण। कौन सा है? परिमाणवाचक। ये दे रखा है मैंने मेजर पेपर में सेम टू सेम। किसी भाव, अवस्था, गुण अथवा दशा के नाम को क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? ये भाववाचक संज्ञा। ठीक है, ये भाववाचक संज्ञा है। क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। पालनहार शब्द में प्रत्यय है, तो पालन तो क्या है? शब्द है, और हार क्या है? प्रत्यय है। तो इसमें शब्द क्या है कि बच्चे लिख रखा है, और ये प्रत्यय आपका हार शब्द है। ठीक है, सही आंसर है। यहां तक हमारे देखिए 12 और 6 18 नंबर। ये 18 नंबर में से 18 नंबर हमारे बच्चों के आ रहे हैं। इसमें एक भी क्वेश्चन क्या है किसी बच्चे का गलत नहीं है। कम से कम 50 बच्चों की क्या सूचना मेरे पास आ गई है कि सर मेरे पूरे सही हैं, ऑब्जेक्ट पूरे रिक्त स्थान सही हैं। इसलिए मैं कहता हूं आपसे कि जरूर आप क्या है निशान पे भरोसा करिए और आगे पेपर भी पढ़ के जाए आप लोग। अब देखिए इसमें अब हमारा देखिए अनसीन पैसेज आता है। अब अनसीन तो देखिए कहीं से भी आ सकता है, और हमें देखना है। देखिए ऋतु के अनुसार ही त्योहारों का समावेश किया गया है। भारत में हर 2 महीने बाद ऋतु परिवर्तन होता है। बसंत के त्योहार में उद्यान, वन, वृक्ष तथा गुलमों को देखकर किसका मन मयूरिनी नाच उठेगा। पीले सरसों के फूल, लाल टेसू के फूलों की छटा किसे आकर्षण नहीं करेगी। वर्षा ऋतु भी कम मनमोहक नहीं होती है। वर्षा ऋतु में तीज है, नाग पंचमी, रक्षाबंधन के त्योहार खूब धूमधाम से मनाए जाते हैं। वर्षा की रिमझिम में तीज का त्योहार नारी मन उद्वेलित किए बिना नहीं रहता। वे सुख सौभाग्य की कामना करते हुए त्योहार मनाते हैं, और रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है। तो यहाँ ऋतुओं के अनुसार ही त्योहारों का समावेश होता है। तो यहाँ देखिए ये ऋतुओं का ये उपयुक्त अध्ययन शीर्षक आ जाएगा, तो यहाँ ऋतुओं का महत्व आ जाएगा। ठीक है, ऋतुओं का महत्व ज्यादा सही है कि त्योहारों का वर्णन भी लिख सकते हैं, इससे मिलता जुलता, पर मेन इसमें क्या है ऋतु का महत्व है। ठीक है, एक से अधिक शीर्षक हो जाते हैं। अब भारत में ऋतु परिवर्तन कब होती है? देखिए पढ़िए, ऋतु का त्योहारों समझता है। भारत में हर 2 महीने बाद ऋतु परिवर्तन होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कि भारत में हर 2 महीने बाद क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन हो गया, और उसके बाद वर्षा ऋतु में कौन कौन से त्योहार आते हैं? देखिए इसमें पढ़ेंगे इसको, तो वर्षा ऋतु भी कम मनमोहक नहीं होती है। वर्षा ऋतु में देखिए ये तीज आता है, नाग पंचमी आता है, रक्षाबंधन आता है। तो आपको 3 लिखने थे, तीज, नाग पंचमी, रक्षाबंधन का त्योहार है वो कब आता है? वर्षा ऋतु में आता है। तीज है, नाग पंचमी देख के लिखना था, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अनसीन पैसेज में। अब देखिए आप इसमें ये बताया तो दो, फिर दूसरा देखते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार किसका प्रतीक है? तो ये वापस हमें लाना पड़ेगा। तो देखिए रक्षाबंधन का प्रतीक क्या है? देखिए हमें ये देखिए इसमें लिखा है, यह देखिए रक्षाबंधन का त्योहार ये लिखा है, एक सौभाग्य कामना करते हुए रक्षाबंधन भाई बहन के, तो ये वाला आंसर है। रक्षाबंधन का त्योहार
भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है। तो किसका आएगा यहाँ पर? रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है। किसका है? भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है, ये पूछा उसमें। तीज का त्योहार क्यों मनाया जाता है, इसको पढ़ेंगे अपन। तो देख, वर्षा की रिमझिम में तीज का त्योहार नारी मन को उत्तेजित किए बिना रह नहीं सकता। पर क्यों मनाया जाता है? विश्व को सुख सौभाग्य की कामना करते हुए त्योहार मनाती हैं। तो सुख सौभाग्य की कामना के लिए त्योहार मनाया जाता है। पूछा गया है तीज का त्योहार क्यों मनाया जाता है, कि जो नारी क्या होती हैं वो सुख और सौभाग्य की कामना करते हुए तीज का त्योहार मनाती हैं। और उसके बाद सिंपल सी बात है, दुर्भाग्य शब्द का विपरीतार्थ शब्द विलोम आपको देखना है। तो दुर्भाग्य का ये लिखा है सौभाग्य, क्या होगा आपका? सौभाग्य होगा। ठीक है, क्या होगा? सौभाग्य होगा। अब देखिए इससे सरल क्या आंसर कैसे जाएगा, ये बहुत ही सिंपल दिया है और आराम से तसल्ली से यदि बच्चे ने पढ़ा होगा इसको तो बिल्कुल क्लियर आंसर मिल रहे हैं। और यही देखिए आप लोगों की सफलता है और हम लोगों की मेहनत है। ठीक है, आगे देखिए। अब आपका अपठित पद्यांश है। अब इसमें क्या होता है, देखिए ये अपठित है। वैसे मैं बता दूं, रघुवीर शाह थे हिंदी की कवि थे रघुवीर शाह है। ठीक है, उनकी एक कविता थी तोड़ो कविता थी, उसी कविता से लिया गया है। इसलिए इससे अलावा और शीर्षक होंगे पर मेन शीर्षक है तोड़ो, ये इस कविता का शीर्षक था। ठीक है, और इससे मिलजुलते आंसर भी सही मान सकता है। तोड़ो ये पत्थर, ये चट्टाने, ये झूठे बंधन तोड़ो। ये धरती को हम जानेंगे, सुनते मिट्टी में रस जैसे उगती दूब है, अपने मन के मैदान व्यापी कैसे दूब है, आधे आधे गाने वाला है। अब देखिए इसमें अब क्वेश्चन आ रहा है इसमें कि उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक है, तो तोड़ो इसका क्या हो जाएगा? शीर्षक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तोड़ो इसका शीर्षक हो जाएगा और मिलजुल सही हो जाएंगे। कभी क्या तोड़ने की बात कर रहा है तो अब हमें देखना पड़ेगा उसमें। ठीक है, कभी देखिए पीछे लौटेंगे हम लोग, कभी हमें क्या तोड़ने कह रहा है? तोड़ो एक पत्थर, एक चट्टाने, ये झूठे बंधन। तो देखिए क्या तोड़ो, इसमें कह रहा है कि पत्थर, चट्टाने और झूठे बंधन तोड़ो। तो आगे आंसर क्या तोड़ने कह रहा है कि पत्थर, चट्टाने और झूठे बंधन क्या है? तोड़ने के लिए कह रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कभी पत्थर चट्टान तोड़ने की बात क्यों कह रहा है ना आपको? तो वो इसलिए कह रहा है, देखिए कभी पत्थर और चट्टान तोड़ने की बात इसलिए कह रहा है कि सुनते मिट्टी में रस है। और देखिए इसमें कह रहा है, हाँ इसमें है झूठे बंधन टूटे तो धरती को हम जाने। तो कभी पत्थर और चट्टान तोड़ने की बात कह रहा है, वो इसलिए कह रहा है कि देखिए जब पत्थर और चट्टान तोड़ने के बाद क्या है, जो खेत जिस प्रकार उपजा हो जाता है उसी प्रकार से हमारे मन में जो उदासी है, जो हीन भावना है, उनको हम तोड़ने के लिए कह रहा है। कहीं पत्थर चट्टान तोड़ने की बात क्यों कह रहा है? क्योंकि पत्थर चट्टान तोड़ोगे तभी क्या है, भूमि कृषि योग्य होगी। उसी प्रकार हमारे मन में जो उदासीनता है, जो कठोरता है, जो नीरसता है, जो आलस्य है, उसको क्या है तोड़ने के लिए यहाँ पर कह रहा है कि तोड़ने की बात क्यों कह रहा है, इसलिए कह रहा है अपने मन के मैदानों पर क्या व्याप्त हो गई है। तो अपने मन के मैदानों पर ऊब है। क्या है? ऊब है। ऊब माने कहते हैं खीज हो गई है, चिड़चिड़ापन हो गया है। क्या हो गया है? चिड़चिड़ापन हो गया है। तो अपने मन के मैदान पर क्या व्याप्त होगी? ऊब व्याप्त हो गई है, चिड़चिड़ापन व्याप्त हो गया। ठीक है, और देखिए आगे, और उसके बाद में धरती को हम कब जानेंगे? अब पता है आपको, ये झूठे बंधन टूटेंगे। कह रहे हैं जो बनावटी जो बातें हैं, जो झूठे बंधन हैं, जो हमारे मन में आलस्य है, ये जब हमारे मन से निकल जाएगा तभी हम क्या उसको पहचान पाएंगे, अंतरात्मा को तभी पहचान पाएंगे। इस धरती को हम कब जानेंगे? जब वो पत्थर चट्टान टूट जाएंगे, झूठे बंधन टूट जाएंगे, तभी तो धरती के अंदर से क्या होगा, कृषि योग्य भूमि निकलेगी, तभी उसका विकास होगा। उसी प्रकार से क्या होगा, झूठे बंधन टूटेंगे तब। रेखांक पंक्तियों का आशय है, अब पंक्ति कौन सी रेखांक ये भी देख लें अपन। देखिए इसमें है, सुनते हैं मिट्टी में रस है जिससे उगती दूब है। दूब माने घास होता है। तो देखिए बताया गया है कि सुनते मिट्टी में रस है। आप जानते हैं मिट्टी में रस होता है। जब मिट्टी को क्या है बार बार क्या जुताई करते हैं, उसको क्या है तोड़ते हैं, गोड़ते हैं, तो क्या होता है उसमें एकदम क्या है, एक कृषि योग्य भूमि निकल करके बाहर आ जाती है।
उसी प्रकार से फिर उसमें क्या है, हरियाली आ जाती है। उसी प्रकार से कहा गया है कि हमारे मन में भी जो बाहरी बंधन है, बाहरी झूठ है, बाहरी आलस है, बाहरी हीनता है, जब इसको निकाल देंगे तो हमारे मन में क्या है, एकदम क्या है, मधुरता, सरसता और क्या है, आनंद क्या आ जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों के आंसर है, आप देख सकते हैं। ठीक है, एक मिनट आंसर सही होते हैं इसके, आप देखिए। अब आगे बढ़ते, देखिए इसमें है, देखिए अब ये देखिए आप लोग, ये क्वेश्चन है हमारे, और इसमें काशी में संगीत आयोजन की प्राचीन अद्भुत परंपरा है, ये परंपरा कौन सी है? नौबत गाना वादक पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिएगा। तो देखिए नौबत गाना जो पाठ है ना, ये अतीन्द्र मिश्र के द्वारा लिखित है। काशी में संगीत आयोजन प्राचीन अद्भुत परंपरा रही है। क्या परंपरा रही है? काशी में परंपरा रही थी, देखिए कि वर्षों से क्या था, वर्षों से क्या है, बालाजी के मंदिर पे, संकट मोचन के मंदिर पे वर्षों से क्या है, जो शास्त्रीय उपशास्त्रीय क्या है, संगीत की जो सभाएं थी वो वहां पर क्या होता आ रहा था। यही हमारी क्या थी, प्राचीन क्या है, अद्भुत एक परंपरा थी कि काशी में क्या है, जो संकट मोचन का मंदिर है, उस मंदिर पे क्या है, वर्षों से क्या है, एक शास्त्रीय उपशास्त्रीय या संगीत की क्या है, जो सभा है, जो आयोजन है, वो हमेशा से होते आ रहे थे। तो यही इसका आंसर होगा कि काशी में संगीत की प्राचीन अद्भुत परंपरा। यह परंपरा कौन सी थी? तो यह परंपरा यही थी कि वहां पर क्या है, संगीत का आयोजन होता था, संगीत की शास्त्रीय सभा, उपशास्त्रीय सभा होती थी, और ये इसका आंसर होगा। ये देखिए मैंने मेजर पेपर में दे रखा है, ये मेरे पास में पेपर है, इसमें मैंने लिख भी रखा है, मेजर पेपर में है। और ये मेजर पेपर में आपका देखिए ये 12वें का पहला क्वेश्चन है, काशी की प्राचीन अद्भुत परंपराएं किसे कहा गया है? तो काशी में संगीत आयोजन की प्राचीन अद्भुत परंपरा है, ये आयोजन पिछले कई वर्षों संकट मोचन मंदिर में होता आया है। ये मैंने आंसर आपको दे रखा है, किसमें? पेपर में दे रखा है, मेजर में मैंने पढ़ के बताया आपको, मेजर मेरे पास में है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, मनु भंडारी की मां को धरती ज्यादा धैर्यवान सहनशील क्यों कहा? आपको पता होना चाहिए, एक कहानी ये भी मनु भंडारी के द्वारा रचित है, उससे पाठ लिया गया है, क्वेश्चन लिया गया है। और उसमें धैर्यवान सहनशील इसलिए कहा गया था कि मनु भंडारी की जो मां थी ना, वो सब कुछ स्वीकार करती थी, अच्छा भी, बुरा भी, अनुचित भी, उचित भी, सब कुछ स्वीकार करती थी। उन्होंने जीवन में अपने लिए कुछ नहीं मांगा और सबको दिया ही दिया, और वो अपनी फर्ज मान करके पिता की इच्छाओं की पूर्ति करना, बच्चों की इच्छाओं की पूर्ति करना। इसलिए कहा गया है कि उनकी जो मां थी ना, उसके अंदर अटूट धैर्य था और सहनशीलता की भावना बहुत ज्यादा थी, सब कुछ सहन करती थी। पिताजी के द्वारा उनका कई बार क्या इस प्रकार का क्या है, विरोध भी होता था, फिर भी उन्होंने कभी उसका जवाब नहीं दिया। वो धरती से ज्यादा धैर्य उनके अंदर था। ये क्वेश्चन, धरती ज्यादा धैर्य था कि धरती सबको सहन कर लेती है, धरती सबको स्वीकार कर लेती है, उसी प्रकार से उनकी मां भी सबको स्वीकार कर लेती थी। तो ये आपका आंसर है और शानदार क्वेश्चन बनाया है। ठीक है, देखिए आगे है, आप देखिए उसके बाद है संगतकार कविता की मूल संवेदना है। अब आप पता है संगतकार जो कविता है ना, ये कविता मंगलेश डबराल के द्वारा रचित है। और संगतकार कविता की मूल संवेदना है, पहली बात तो यह है कि संगतकार कविता में एक संगतकार की विशेष भूमिका के बारे में बताया गया है। दूसरा ये बताया गया है कि जो संगतकार होते हैं वो प्रत्येक क्षेत्र में होते हैं और इनकी बहुत बड़ी क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसी भी व्यक्ति को उच्च स्थान प्राप्त कराना है, किसी प्रतिष्ठान को आगे बढ़ाना है, किसी भी क्षेत्र में जब कोई सफल व्यक्ति बनता है तो सफल व्यक्ति बनाने के पीछे उसमें उन संगतकारों की, उन सहयोगी व्यक्तियों की क्या है, विशिष्ट भूमिका होती है। यही इसकी भूमिका है, चाहे फिल्म के क्षेत्र में हो, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे किसी संगीत में हो, चाहे कला में हो, संगतकारों की, सहयोग देने वालों की विशिष्ट भूमिका होती है। और यही इसका क्या है, मूल संवेदना है कि संगतकार कविता के माध्यम से मंगलेश डबराल यही बताना चाह रहे हैं कि सहयोगी व्यक्तियों की विशेष भूमिका होती है, एक टीम वर्क की विशेष भूमिका होती है। कोई व्यक्ति महान जब बनता है जब उसके साथ क्या है, बहुत लोग सहयोग करते हैं, तो इसकी बात है। अब उत्साह कविता में बादल किसका प्रतीक बता है? अब सिंपल सा आंसर तो ये देखिए, बादल का जो प्रतीक तो देखिए क्रांति का प्रतीक बता है, ये तो इसका मेन आंसर है।
अब थोड़ा 2 नंबर में है तो हमें बढ़ा चढ़ा के लिखना पड़ता है कि भी इसमें क्या है, उमंग है, उत्साह है और शक्ति का प्रतीक है, इसलिए इसको क्रांति का प्रतीक बताया गया है। तो मेन तो इसमें आंसर ये में दे रखा है मेजर में, पर मैंने इसमें थोड़ा जोड़ दिया था कि इसको नव जीवन देने वाला क्यों कहा है, भाई क्रांति का प्रतीक है। तो इसमें आपको जब लिखेंगे कि बादल उत्साहकर्ता में नाला ने बादल को क्रांति का प्रतीक बताया गया है, क्रांति का प्रतीक इसलिए अब क्यों पूछा नहीं है पर लिखना पड़ेगा हमें थोड़ा सा, क्योंकि उमंग उत्साह का इसलिए लिख सकते हैं, बाकी आंसर है ये। अब देखिए आता है भोलानाथ को खाना खिलाने के लिए मैया क्या क्या उपक्रम करती थी, क्या क्या नाटक करती थी, तो आप पता है वो सब क्या करती थी, बिठा लेती थी और बड़े बड़े कोर खिलाती थी, कभी तोता और मैना के नाम से खिलाती थी, कभी चिड़ियों के नाम से खिलाती थी, कभी खा ले नहीं तो मैना खा जाएगा या चिड़िया खा जाएगी, जैसे करके वो क्या है बच्चे का पेट भरती है। आजकल भी होता है कि माता बहन क्या बच्चे नहीं खाते तो कहते हैं तू खा ले नहीं तो क्या इसको खिला दूंगा मैं, ये तो चंद्रमा खा जाएगा, नहीं तो क्या है चिड़िया खा जाएगी। तो उसी प्रकार से वो क्या है तोता और मैना के नाम से क्या है उसको, चिड़ियों के नाम से क्या है तोता और मैना के नाम से बना बना के कौर खिलाती थी, खा नहीं तो तोता खा जाएगा, तो उसको वो कहते हम तुरंत क्या कर जाते थे, चट कर जाते, उनको मौका नहीं देते, नहीं तो खा लेने तो चिड़िया उड़ जाएगी, ऐसे उपक्रम करके मां को समझाती थी। तो ये आपका माता का आंचल पाठ है उसमें लिया गया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद आज्ञा के अनुसार अनुभव अनुभूति में क्या अंतर है, मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के आधार पे, H3 में दे रखा है, मैंने पूरा दे रखा है, जो H3 पेपर था उसमें दे रखा है कि माता का आंचल पाठ आज्ञा के अनुसार अनुभव अनुभूति में, तो देखिए अनुभव अनुभूति है, मैं क्यों लिखता हूँ पाठ उसमें रखा है कि अनुभव क्या होता है अनुभूति क्या होता है, इसमें अंतर बताना है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए अनुभव क्या होता है कि हमारे सामने कोई घटना, हमारे आंखों के सामने कोई घटना घटित हो रही है और उस घटना को हम देख रहे हैं, वो हमारा क्या कहलाएगा, अनुभव कहलाएगा। कि हमारे आंखों के सामने कोई चीज घटित हो रही है, किसी चीज को हम घटता हुआ देख रहे हैं या किसी चीज को आंखों के सामने हम देख रहे हैं, तो उससे हमें जो जानकारी प्राप्त होगी अनुभव होगा। परंतु हमें जो है उस अनुभव से हमें जो जानकारी प्राप्त हो रही है और वो जानकारी हमारे आत्मसात करती है ना, वो हमारी जानकारी क्या होता है, जब आत्मा के अंदर जाती है, आत्म सत्य हो जाती है, तब वो क्या जाती है, हमारी क्या बन जाती है, अनुभूति बन जाती है। अनुभूति माने क्या, उस घटना को देखकर महसूस करने लग जाते हैं, अपने अंतर मन में उस बात को उतार लेते हैं, तब वो क्या हो जाती है, अनुभूति हो जाती है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि जब अज्ञे ने हिरोशिमा को देखा, हिरोशिमा में क्या दृश्य को देखा, उस घटनाक्रम को देखा, देखने के बाद वो अनुभव बहुत हुआ, पर उन्होंने जब उस पत्थर के टुकड़े को देखा और पत्थर के टुकड़े को देखकर अनुभव हुआ, अनुभव के साथ साथ उनको अनुभूति हुई और अनुभूति ऐसी हुई उनको लगा कि वास्तव में घटना मेरे साथ घटित हुई है और उस घटना को आत्मसात कर लिया, उस घटना को अपने आत्मा में उसको एक तरीके से अंदर समावेश कर लिया, प्रवेश कर लिया, तब उनके मन में क्या अनुभूति हुई। तो अनुभूति क्या होती है, अनुभूति होती है आत्मसत्य करना होता है, आत्मसात करना होता है और अपनी उस घटना को महसूस करना होता है अपने मन के अंदर। और अनुभव क्या है, हम जो देख रहे हैं सामने क्या होता है, अनुभव होता है, तो ध्यान रखना है। अब उसके बाद तो सिंपल सी बात है, श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका अर्थ शुभारंभ करना, शुरुआत करना होता है, शुभारंभ करना होता है। वाक्य प्रयोग पूछा है तो लिख देंगे, सोहन ने अपने प्रतिष्ठान का श्री गणेश किया, हो गया वाक्य प्रयोग, क्यों क्रिया के स्थान पे इसको लगा देना है। बहुत सिंपल सा दिया है, श्री गणेश करना, शुभारंभ करना, शुरुआत करना, ठीक है। अगला देखिए आप, यहां तक 11 तक कर लिया हमने, आगे देखिए। अब देखिए थोड़ा ये भी हमारे क्या है, पठित पैसे जाते हैं, एक एक करके देखेंगे। इनमें देखिए सिंपल से आंसर है, तो पढ़ते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं आती आप लोगों को। अब हवलदार साहब को बात कुछ समझ में आई है। एक चश्मे वाले हैं जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही है। इसलिए अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति फिट कर देते हैं, लेकिन जब कोई ग्राहक आता उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेता क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। ये कितना आसान आया है और एकदम सिंपल है, ठीक। अब देखिए किसी बच्चे ने निशान लगा रखे, किसी बच्चे देखते हैं सही है गलत है, देखते हैं। चश्मे वाले का क्या नाम था, और शायद पहली लाइन हम देखा चश्मे वाले का नाम क्या है,
कैप्टन था। चश्मे वाला कौन था? कैप्टन था। कैप्टन कहते थे तो कैप्टन आ जाएगा पहला आंसर। ठीक है, क्या आ जाएगा? कैप्टन आ जाएगा। पहला तो हो गया आपका, एक कैप्टन आ जाएगा। चश्मे वाले को क्या चीज बुरी लगती थी? तो देखिए उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती थी। तो ये बात लेना, ये हमारा दूसरा आंसर हो जाएगा। ये आंसर हो गया दूसरा कि नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति। वैसे हम देखिए, हमें पूरा रटा होना चाहिए। हमारे सारे बच्चों को रटे हुए क्वेश्चन थे, इनको जरूरत नहीं पड़ रही होगी उसको पढ़ने की, पर फिर भी हमें पढ़ करके हमें देखना चाहिए। देखिए, और उसमें आगे आपका नेताजी असुविधा को कैप्टन किस प्रकार दूर किया? चश्मा लगा के आ रहा होगा। देखिए नेताजी की मूर्ति फिट कर देता है, लेकिन जब कोई ग्राहक नहीं तो होगा। देखिए, इसलिए वह अपनी छोटी दुकान में उपयोग गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी मूर्ति फिट कर देता है। तो अपन इसको अपनी तरफ से लेते हैं थोड़ा सा। आंसर तो यही है कि नेताजी की असुविधा कैप्टन ने किस प्रकार दूर किया? तो नेताजी की असुविधा को कैप्टन ने चश्मा लगा करके दूर कर दिया। कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा फिट कर देता था, चश्मा लगा देते थे। तो ये वाला आ जाएगी। ठीक है, ये वाला आंसर आ जाएगा। तीसरा, चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम क्यों उतार लेता है? पता है आपको, गिने चुने फ्रेम थे। कोई व्यक्ति आ जाता था कि मुझे साहब ऐसा ही चाहिए जैसा नेताजी की आंखों पे लगा है, तो नेताजी उस चश्मे को लेकर, कैप्टन चश्मे को लेकर के बेच देता और नेताजी की आंखों पे दूसरा लगा देता। इसमें लिखा देखिए, जब कोई ग्राहक आता और उसे वैसी फ्रेम की दरकार होती जैसा मूर्ति पे लगा है, तो कैप्टन चश्मा मूर्ति पे लगा फ्रेम संभवतः नेताजी लाकर ग्राहक को देता और बाद में नेताजी दूसरा फ्रेम लौटा देता। ये वाला आंसर है। ठीक है, चार हो गए। एक करना था कोई सा में से, ये अथवा वाला आएगा, उनमें से एक करना होता है। ये देखिए, अब दूसरा आ रहा है। दूसरा देखिए, ये अपना संस्कृति वाले पाठ से लिया गया है। बदंत आनंद कौशल्यान के द्वारा लिखित है, उससे लिया गया है। जिस व्यक्ति की बुद्धि ने अथवा उसके विवेक ने किसी भी नए तथ्य का दर्शन किया है, वह व्यक्ति वास्तविक संस्कृत व्यक्ति है। और उसकी संतान जिसे अपने पूर्वज से वह वस्तु अनायास ही प्राप्त हो गई है, वह अपने पूर्वज की भांति सभ्य भले ही बन जाए, संस्कृत नहीं कहला सकता। एक आधुनिक उदाहरण ले, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया, वह संस्कृत मानव था। आज के युग का भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण तो परिचित है ही, लेकिन उसके साथ उसे और भी कई बातें आती हैं जिसे न्यूटन शायद परिचित रहा होगा। अब वास्तविक संस्कृत व्यक्ति किसे क्या गया है? ये मैंने सेम क्वेश्चन दे रखा था, H3 में दे रखा था। आप संस्कृत व्यक्ति देख के लिखना है। पहले में आंसर है जिस व्यक्ति ने, ये आंसर है जिस व्यक्ति ने बुद्धि ने अथवा उसके विवेक ने किसी भी नए तथ्य का दर्शन किया, वह व्यक्ति वास्तविक अर्थों में संस्कृत है। यहां तक उसका आंसर है, 1 नंबर आंसर है। संस्कृत व्यक्ति की संतान क्या नहीं कहला सकती? अब देखिए इसमें है कि वह अपने पूर्वज की भांति सभ्य वाली बन जाए, तो संस्कृत नहीं कहलाती। तो आंसर क्या आएगा? संस्कृत नहीं कहला सकती, तो ये संस्कृत है। पूरा बना देंगे, संस्कृत व्यक्ति की संतान संस्कृत नहीं कहला सकती। देख के लिख देंगे। न्यूटन ने किसका आविष्कार किया? लिखा हुआ, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का आविष्कार किया। ये वाला आंसर है। ये आंसर आपका तीसरा है। तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया। ठीक, भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी किससे परिचित है पूछा है, तो भौतिक विज्ञान का न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण तो परिचित है ही, लेकिन उसके साथ उसे और भी अनेक बातों ज्ञान से न्यूटन साथ परिचित रहा। तो परिचित पूछा है, तो यह भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण से परिचित है। यहां तक आ जाएगा। ठीक है, ये आपके चारों हैं। वैसे हमें एक करना था, दोनों में से कोई सा भी कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। और आपसे देखिए, बता दूं आपको, ये सारे बच्चों को रटा हुआ था, इसलिए कहता हूं आपसे कि निशान क्लासेज को जरूर ज्वाइन करें। पूरे राजस्थान में इस प्रकार की तैयारी और रेट हम जो देते हैं वो नहीं दे पाते लोग। पिछले बार से हमने हिंदी में 2 बच्चों के 100 में 100 नंबर थे। इस साल भी आप लोगों से आशा है, उम्मीद है ऐसा ही होगा। और निशान क्लासेस में
एडमिशन शुरू हो गए हैं नए सत्र के लिए। आप अति शीघ्र क्या है आप कोचिंग में आके विजिट करें। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों व्यवस्था है। जो बच्चे बाहर से नहीं आ सकते किसी कारणवश, तो आप लोग ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं कोर्स। ऑनलाइन में भी वही सुविधा है जो ऑफलाइन में, इतना है कि ऑफलाइन में थोड़ा फेस टू फेस हम बैठे हैं, बाकी ऑनलाइन में हम लोग आपसे दूर रहे हैं। आप यदि कोई भी ये जो जितने टॉपिक डले हुए हैं सब आपके ऑनलाइन में भी मैंने डाल चुका हूं, मैं डले हुए पूरे ग्रामर। ये जिस ग्रामर को बच्चे ने पढ़ लिया होता ऑनलाइन की या पढ़ लिया होगा, तो एक बच्चा ये नहीं कह सकता कि मेरा ग्रामर का एक क्वेश्चन गलत हो गया है। हालांकि बुक भी है उसमें, पर बता रहा हूं मैं आपको बुक के बारे में बताऊं। एक बच्चा ये नहीं कह सकता ये सवाल नहीं आया, ये हमारे सर ने ऑनलाइन में नहीं कराया, नहीं कह सकता, क्योंकि यही हमारा विश्वास है, यही हमारा भरोसा है। इसको हम टूटने नहीं देंगे। इसलिए आप बैठिए नहीं, आप सोचे नहीं आप, और देखिए कोचिंग तो हर गली में मिल जाए आपको, पर आपको हमारी जो पढ़ाई है और दूसरे में आप तुलना करके देख सकते हैं। अभी बच्चों का ये अनुभव बता देगा आपको। जिस सेंटर से हमारे बच्चे निकल रहे हैं वो हंसते खेलते हुए आते हैं और बच्चे फोन करते हैं मजा आ गया सर, आनंद आ गया सर। यही चाहिए हमें, और क्या चाहिए। बाकी बच्चे क्या है मुंह लटका के निकलते हैं, बच्चों फोन आ जाते हैं सर आनंद आ गया सर। तो इसलिए आप भी इस यात्रा में शामिल हो जाएं 2025-26 वाली में। अपने दोस्तों को भी बोलें, और जो भी इस वीडियो को देखें वो जरूर मैसेज दें, और जरूर अपने आसपास लोग बोलें। पेपर तो कहते कि सब लोग डाल देंगे, सबके पास पेपर है, ये तो एक हमारा माध्यम है आपसे बात करने का। पर आपको बता रहा हूं कि पेपर में आपको बता रहा हूं, और कोई कहता नहीं है ना तो मेरे पास ये 4 पेपर हैं, बिल्कुल पेज वाइज तारीख वाइज क्वेश्चन सब लिखे हैं मेरे पास। ज्यादा बात नहीं कर रहा मैं, 4 पूरे बात कर रहा हूँ। बाकी 10-10 पेपर है को मॉडल पेपरों में, मेरे 4 पेपर उन पे भारी पड़ रहे हैं उन 10 पेपरों पे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए H1 में दे रखा है, तो मैंने बढ़ा दिया था क्यों बोर्ड थोड़ा छोटा देता है। 4 ही लाइन दिए हैं। देखिए इसमें है नाथ समुदन बन न्यारा होए कोई एक दास तुम्हारा। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, रामचरितमानस के बालकांड से है। आयुष कहा कही के मोई, सुन रिसाय बोले मुन कोई, सेवक जो सो कर सिवकाई, अर करनी और करिय लड़ाई, सुने और राम जैसे दम तोड़ा, सहस्र बाहु समसोर तुम्हारा। अब यहाँ देखिए बता है कि उपयुक्त अध्यास पाठ नाम पद्यांश के पाठ का नाम है, तो यहाँ आपको राम लक्ष्मण परशुराम संवाद आ जाएगा। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद आ जाएगा। ठीक है, बताइए आप सेवक का कार्य क्या होता है। सेवक सो जो कर सेवकाई, ये काम है। सेवक का काम होता है जो सेवा करता है। सेवक का काम क्या होता है, सेवा करना होता है। ये दे रखा है मैंने H1 में, मेरे पास पेपर है। उसके बाद शिव धनुष तोड़ने वाले को परशुराम ने किसके समान कहा, सहस्र बाहु समसोर पुमरा। तो सहस्र बाहु के समान कहा है कि सहस्र बाहु के समान से तोड़ने वाले को परशुराम किसके समान कहा है, सहस्र बाहु समसोर पुमरा। वह व्यक्ति सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। अब राम ने परशुराम को अपना परिचय क्या कहकर दिया, तुम नाथ देखिए नाथ समुद्र में हो कोई दास तुम्हारा। तो इसमें देखिए ऐसा है नहीं पर यहाँ आ जाएगा नाथ समुद्र में है, नाथ है स्वामी जिसने भी शिव जी का धनुष तोड़ा है, और वो होए कोई दास तुम्हारा, कोई ना कोई तुम्हारा एक सेवक होगा, ऐसा ही कहा है। इसके अनुसार और कुछ मिल नहीं रहा इसमें। तो राम ने परशुराम को अपना परिचय क्या कहकर दिया है, तो ये दिया है नाथ समुद्र भंज न्यारा, हे नाथ हे स्वामी, इस शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला होए कोई एक दास तुम्हारा, कोई ना कोई तुम्हारा ही तो एक सेवक होगा, तुम्हारे दास है। ये इन्होंने अपना परिचय दिया। ठीक है, और ये आपका आंसर था। 4 एक करना था कोई सा भी,
ठीक है, ये देखिए अभी आपका जयशंकर प्रसाद का पाठ है आत्मकथन, उससे लिया गया है। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांद रातों की, अरे खिल खिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, मिला कहां वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर मैं भाग गया। अब देखिए H2 में दे रखा है, मैंने H2 में दे रखा है, H2 में प्रस्तुत कविता, प्रस्तुत पंक्तियां, कविता का नाम क्या, आत्मकथ कविता थी, आत्मकथ कविता थी जयशंकर प्रसाद की, आत्मकथ कविता है। कवि क्या गाने में असमर्थ है, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांद रातों की, तो वह अपनी उज्जवल आत्मकथा, तो अब अपनी आत्मकथा गाने में असमर्थ है या अपनी पवित्र जो कहानी है उज्जवल गाथा है उसको गाने में असमर्थ है। कवि क्यों जाग गया था, मिला कहां हुआ जिसका वो स्वप्न देखकर जाग गया, तो कवि क्यों जाग गया था, मिला कहां हुआ सुख जो स्वप्न देखकर जाग गया। कवि तो क्या है, जिस कवि ने अपने जो सुख के सपने देखे थे उन सुखों के सपनों को देखकर कवि क्या जाता है, जाग जाता है। कवि को क्या नहीं मिला, ला कहां हुआ सुख, कवि ने जिस सुख का सपना देखा था वह सुख उसको प्राप्त नहीं हुआ। कवि ने अपने प्रिय मिलन के सुख का सपना देखा था परंतु वह प्रिय मिलन का सुख का सपना उसको, कवि को क्या नहीं मिला, कवि ने प्रिय मिलन के सुख का सपना देखा था उसको नहीं मिला। आप देख सकते हैं आराम से। ठीक, चारों क्वेश्चन है आपके, इमरान सिंह, सॉरी सीन वाला पूरा हो गया। अब यहां से हमारे क्वेश्चन आएंगे 2 नंबर और 3 नंबर वाले, है ना, 3 नंबर वाले हैं सब। हाँ बाकी तो हो ही गए। देखिए 3 नंबर वाले, ठीक है, छोड़ क्या, देखिए 3 नंबर वाले देखिए। अब इसमें देखिए आप, बाल भगत की मृत्यु कैसे हुई, सिंपल है, बिल्कुल दे रखा है मैंने, ये आपको H2 में दे रखा है। बाल भगत की मृत्यु कैसे हुई पाठ के आधार पे, तो आप पता है बाल भगत की मृत्यु के, बाल भगत क्या थे, एकदम गृहस्थ और सन्यासी के रूप में रहते थे, मस्त रहते थे, गीत गाते रहते थे, कोई दुख नहीं था। उनकी मृत्यु भी कैसे हुई, इसी प्रकार हो गई, गीत गाते गाते, स्नान ध्यान करते करते, खेती बाड़ी काम करते करते, कहने का अर्थ उनको मृत्यु के समय कोई कष्ट नहीं हुआ। पूछा कि बाल भगत की मृत्यु कैसे हुई, तो बाल भगत की मृत्यु भी उसी प्रकार हो गई जैसा वो सोचते थे, गीत गाना, स्नान ध्यान करना, भ्रमण पे जाना, ठीक है, ऐसे गीत गाते गाते, स्नान ध्यान करते करते और बिना किसी दुख और कष्ट के उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। थोड़ा इतना ही है, बड़ा अच्छा लिख देंगे। लेकर सेक्रेटरी राज डिब्बे में चढ़ने पर पहले से वहां बैठे नवाब साहब पर क्या प्रतिक्रिया हुई, तो देखसी लेकर गया तो नवाब साहब पर एक प्रतिक्रिया हुई कि वो एकदम क्या है, संकुचित हो गए और असुविधा हो गई, उनको संकोच में पड़ गए कि यार व्यक्ति कैसे आ गया, और व्यक्ति आ गया तो इस व्यक्ति के सामने हम खीरा विला कैसे खाएंगे, ये व्यक्ति क्या है मेरे को खीरा खाते देख लेगा, मैं तो लखनऊ का नवाब हूं। तो उस प्रकार से क्या है, उनके मन में सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़ने पर पहले से वहां बैठे नवाब साहब, कौन बैठे, नवाब साहब की क्या प्रतिक्रिया हुई, तो यही प्रतिक्रिया हुई उनकी कि उसको आती वो संकोच में पड़ गए, उनके अनुमान करने लगे, असुविधा में पड़ गए, सोच रहे थे कि इस व्यक्ति के सामने खीरा कैसे खाएंगे, इसमें उसको कहा भी नहीं, तो ये बातें आएंगी। ठीक है, ये मैंने दे रखा है बोर्ड में। अब देखिए आप, अभी दे रखा है मैंने राजस्थान बोर्ड में, उसमें अपने पेपर में एक क्वेश्चन H3 में दे रखा है। देखिए ये है, हमारे हार्ल की लकड़ी गोपी ने हरे को हार्ल की लकड़ी क्यों कहा है, आपको अच्छी तरह पता है, सूरदास वाले पाठ से दिया गया है। गोपियां कहती हैं उद्धव से, उद्धव हमारे भगवान श्री कृष्ण तो हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जैसे हारिल पक्षी लकड़ी से प्रेम करता है, उस लकड़ी को छोड़ नहीं सकता, जहां भी जाएगा उसको साथ में लेके जाता है, उसी प्रकार से हम हमारे भगवान श्री कृष्ण से एक निष्ठ प्रेम करते हैं। हम हमारे भगवान श्री कृष्ण को छोड़ के कहीं नहीं जा सकते और हम उनसे दूर कभी नहीं रह सकते, इसलिए हारिल पक्षी को लकड़ी के समान का। ठीक, अब देखिए अथवा में देखिए दूसरा है, दंतुत मुस्कान कविता का सारांश है।
तो दंतरत्न मुस्कान कविता है नागार्जुन की है। दंतरत्न मुस्कान कविता के माध्यम से कवि नागार्जुन ने जो छोटे बच्चे होते हैं इन छोटे बच्चों की जो मनोहारी जो नए नए दांतों वाली जो मनोहारी मुस्कान होती है कि उस मुस्कान का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है, लोग किस प्रकार से उन नए छोटे बच्चों को देख करके प्रभावित हो जाते हैं, उनका कठोर से कठोर मन होता है वो पिघल जाता है और उनका जो एकदम क्या है जो नीरस मन होता है उदास होता है वो भी क्या है एकदम से फाल्का के फूलों की तरह कोमलता सरसता मधुरता में बदल जाता है। और यही तो बताया गया उसमें दंतरत्न कविता का सारांश यही है। और उसमें एक बच्चे की क्या है उसमें जो बताया गया है कि बच्चा किस प्रकार से प्रेम करता है और बच्चे की मुस्कान का उसकी छवि का क्या प्रभाव पड़ता है, लोग आनंदित हो जाते हैं और जो दुख से है उनको भी सुख मिल जाता है। ठीक, अब देखिए अगला एक क्वेश्चन हमने दे रखा है E3 में और अगला देखिए क्वेश्चन ये है हमारा मंगलेश डबराल तथा सूर्यकांत त्रिपाठी कृतित्व बारे में बताइए। एक बताना था ये मंगलेश डबराल या सूर्यकांत में बता दूं आपको मैंने 10 बार बच्चों से कह दिया था जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और मंगलेश डबराल याद करके जाइए, इनमें से एक आएगा। और ये मेरे पेपर है मेरे पास, इसमें मैंने चारों दे रखे हैं, चारों ही दे रखे हैं मैंने, दो ऊपर वाले दो नीचे वाले। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये मेरे पास प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। पेपर है ये मेरा पेपर है, इसमें आप देख सकते हैं सब लिखा हुआ। ये निशान के पेपर है, आंसर की नहीं है मेरे पास। आप इसमें आंसर की लेके बैठे सर, ये निशान की टेस्ट की पेपर लेके बैठा हूं आप लोगों को बताने के लिए, प्रमाणित करने के लिए। देखिए मंगलेश डबराल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन देखिए, मंगलेश डबराल का देखिए तो मंगलेश डबराल का देखिए जन्म 1948 में हुआ था, पता है आपको। ये देखिए टिहरी एक गढ़वाल जगह है वहां पर हुआ था, टिहरी गढ़वाल में हुआ था। ये कहां पर है, उत्तराखंड में है। शिक्षा दीक्षा कहां हुई थी इनकी, देहरादून में हुई थी, देहरादून में हुई थी शिक्षा दीक्षा। ये व्यवसाय से क्या थे, पत्रकार थे, क्या थे, व्यवसाय से पत्रकार थे। इन्होंने कई पत्रिकाओं में काम किया था, आसपास में काम किया, 1983 में जनसत्ता में काम किया, अमृत प्रभात में काम किया और हिंदी के एक कुशल क्या है कवि भी थे। 2020 में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई 2020 में। और इनकी जो रचनाएं भी काफी फेमस रही हैं, पहाड़ पे लालटेन है, आवाज भी एक जगह है और घर का रास्ता, ऐसे इनकी हम जो देखते हैं 4 इनकी रचनाएं थी। तो यही तो लिखना था, बस हो गया। अब आपको सूर्यकांत का है तो सूर्यकांत के बारे में पता है 1899 में तो इनका जन्म हुआ था, पता है आपको। कहाँ हुआ जन्म इनका, महिसादल में हुआ। कहाँ हुआ, महिसादल में हुआ, महिसादल में हुआ। महिसादल कहाँ है, बंगाल में है, बंगाल में है, बंगाल में जन्म हुआ। इनके जो पूरे जो परिवार वाले थे मूलतः कहाँ के रहने वाले थे, वो थे इनके गढ़ा कोला जगह है, कहाँ पर है, उन्नाव में। कहाँ पर है, उन्नाव में। उन्नाव कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। और एक छायावादी कवि थे कौन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनका जीवन पारिवारिक रूप से क्या है काफी दुखद बीता था, क्योंकि इनके समय ही इनके परिजनों की असामयिक रूप से क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और 1961 में क्या हो गई, निराला जी की भी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। निराला जी की रचनाओं की बात करें तो अनामिका है, गीतिका है, परिमल है, कुकर मुत्ता है, ये इनकी रचनाएं काफी, राम की शक्ति पूजा है, एक रचना इनकी काफी लोक रचना मानी गई है। ये आपके बारे में पता है, जानकारी थी इनके बारे में दे। तो यतीन्द्र मिश्र का जन्म 1977 में हुआ, 1977 में हुआ था। कहाँ हुआ था, अयोध्या में हुआ था। और ये देखिए हिंदी प्रेमी व्यक्ति थे, ठीक है नहीं। और उनकी देखिए यतीन्द्र मिश्र, इन्होंने विमला देवी फाउंडेशन संस्था थी उसको चलाया। संगीत शास्त्र के विशेष क्या ज्ञाता थे, हिंदी में इन्होंने MA किया और कुशल लेखक माने गए। ठीक,
रचनाओं की बात करें तो यदा कदा है, डोरी पर अलाप है, ये इनकी रचनाएं रही किसकी? यतीन्द्र मिश्र की। अब भदंत आनंद की दे रखे पेपर दोनों मैंने, ये आपका देखिए H3 में दे रखा है और इधर वाला भी मैंने क्या है इसमें दे रखा है, ये आपका मेजर में दे रखा है, सूर्यकांत का H2 में दे रखा है, देख सकते हैं पेपर में। अब भदंत आनंद कौशल न्याय 1905 में हुआ। कब हुआ था? 1905 में हुआ था। सुहाना गांव में कहां पर हुआ? सुहाना गांव में, सुहाना जगह कौन सी है? अंबाला। अंबाला, अंबाला कहाँ है? पंजाब में। ये थे, ये थोड़े घुमंतु प्रवृत्ति के थे, बौद्ध धर्म की इन्होंने काफी सेवा की और बड़ौदा में भी रहे कुछ समय तक और एक बड़े कुशल लेखक रहे। रचना भिक्षु के पत्र है, जो भूल ना सका, बहानेबाजी, ऐसी इनकी क्या रही थी? रचना रही। क्योंकि कृतित्व परिचय में क्या है? रचनाओं का परिचय देना है, 2-2 नंबर में है, तो इतनी सी बातें काफी है। ठीक है, ये हमारा कई परिचय था जो मैंने आपको दे रखा है, मेजर में था, ये हमारा H3 में था और ये दोनों चारों दे रखे मैंने। यही तो है देखिए हमारी विशेषता। अब देखिए खंड डी, अब इसमें देखिए ये आ रहा है, खेतों में 1 किलोमीटर के एरिया के बारे में जितने लेखक को क्या बताया? सारासन हाथ जुड़िए। एक तो देखिए पता है खेतों में एक जगह थी, तो जितेंद्र नार्गे ने कहा था जब घूम के आ रहे थे मधु कांकरिया में, जो मैडम थी वो लेके आ रहे थे, तो मैडम यहाँ ये खेतों जगह है, उन्होंने बताया यहाँ पर गुरु नानक जी आए थे। गुरु नानक जी के ने यहाँ पर रुके, उनके फुटप्रिंट है, पैरों के निशान है और यहाँ पर उन्होंने रुक करके कुछ खाना खाया, चावल खाए थे। उनकी थाली से कुछ चावल छिटक कर बाहर आ गए थे और जहां पर चावल गिरे थे वहां पर क्या है, अब चावल की खेती की जाती है और यहाँ पर देवी देवताओं का निवास स्थान है। ऐसी कुछ बातें थी जो सारासन हाथ जुड़ी पाठ के माध्यम से बताई गई है। ये हमारा H3 में दे रखा है हमने। एक अर्थ में मैं स्वयं हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता बन गया, लेखक को ऐसा कब अनुभव हुआ? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये मैंने दे रखा है इस पेपर में, बाकी सारे दे रखे जो लगे हैं निशान। तो देखिए जब आप पता है, जब अज्ञे जी हिरोशिमा गए, हिरोशिमा घूमते रहे, उन्होंने उसकी हिरोशिमा की घटना थी उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। उस हॉस्पिटल में गए जहां पर लोग हाथ पीड़ित थे, पर उनको अब तक वो उनको अनुभूति और भोक्ता नहीं बन पाए। पर बाद में क्या हुआ कि घूमते घूमते क्या हुआ, एक पत्थर का टुकड़ा था, एक पत्थर के टुकड़े पर एक मानव की आकृति छप रही थी, एक मानव की आकृति छप रही थी पत्थर के टुकड़े पर। अब एक मानव की आकृति को देखकर उनके मन में ऐसा भाव आया कि सोचा उन्होंने, देखिए परमाणु विस्फोट कितना भीषण रहा होगा कि जो किरणें इस व्यक्ति में प्रवेश कर गई उन्होंने भाव बन के उड़ा दिया, जो उस पत्थर में अटक गई उन्होंने पत्थर को पिघला दिया। तब उस घटना को देखकर ऐसा लगा जैसे एक जोर का थप्पड़ लगा उनको। कहने का अर्थ है उस विस्फोट के भोक्ता, माने ऐसा लगा कि मानो ये घटना स्वयं उनके साथ घटित हुई है, इसको कहते भोक्ता बन गए। तो कब? जब एक पत्थर के टुकड़े पर एक उजली मानव की छाया को देख करके अज्ञे जी को एक जोर का झटका लगा, जोर का उनको प्रभाव लगा, ऐसा लगा ये घटना मेरे साथ घटित हुई है। तब उस घटना का स्वयं भोक्ता बन गए, अनुभूति हो गई उनको। ठीक, ये हो गया। अब तो देखिए निबंध भैया, निबंध मैंने दे रखे थे, उन्हीं में से आए हैं। निबंध लिखने का तरीका आप लोगों को पता ही है। निम्नलिखित 3 शब्द लिखना है। विद्या जीवन में अनुशासन का महत्व, मैंने अनुशासन का महत्व वाला निबंध दे रखा है और ये दे रखा है H2 में, देख सकते हैं आप। सबसे पहले आपको रूपरेखा लिखनी थी भैया, इनमें से एक निबंध लिखना था कोई सा भी, ये आपको रूपरेखा लिखनी थी। ठीक है, रूपरेखा लिख करके सबसे पहले प्रस्तावना, ये सब लिखना था, सारे बिंदुओं को एक एक बिंदु के बारे में बताना था। विद्या अनुशासन का महत्व है तो प्रस्तावना है, प्रस्तावना है कि अनुशासन हमारे जीवन की विशेष कुंजी होती है, अनुशासन होना बहुत जरूरी होता है। और इसका सॉल्यूशन भी डाल रखा है मैंने
प्रकृति भी अनुशासन में चलती है। सूरज का नित्य उगना होता है, पृथ्वी का चक्कर काटना होता है, तारों का चमकना होता है, फूलों का खिलना होता है, हवाओं का बहना होता है, चिड़ियाओं का चहकना होता है। सब लोग अपने अपने अनुशासन में जीते हैं और जब अनुशासन होगा तभी हमारी क्या है एक सफलता हमें प्राप्त की जा सकती है। और जहाँ जहाँ अनुशासन भंग होता है वहां पर कोई न कोई समस्या, कोई न कोई बाधा हमारे सामने आ जाती है। अनुशासन का अर्थ ये है कि व्यक्ति को अपने क्या है नियमों के आधार पर और अपने काम को क्या है तरीके से करना चाहिए। और आवश्यकता इसलिए है कि यदि व्यक्ति क्या है अनुशासन में नहीं रहेगा तो आप जानते हैं कि अनुशासन नहीं रहेगा तो कार्य भी अच्छा नहीं हो सकता है। जो संस्था, जो व्यक्ति अनुशासन में है, प्रकृति पूरी अनुशासन रहती है। और जब जब प्रकृति का अनुशासन भंग हुआ है तब तक कोई न कोई विध्वंसकारी अप्रिय घटनाएं घटित हुई हैं। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व है और विद्यार्थी जीवन में तो अनुशासन का विशेष महत्व होता है क्योंकि जो विद्यार्थी अनुशासन के साथ काम करेगा, समय के साथ काम करेगा, वो विद्यार्थी हमेशा ज्ञान महानता को प्राप्त कर पाएगा। बड़े बड़े विद्यार्थियों को देख लीजिएगा, बड़े बड़े महान व्यक्तियों को देख लीजिएगा, उन्होंने अपने जीवन हमेशा अनुशासन को लेकर चले हैं। और अनुशासन हमें सिखाता है कि हमें अपने कार्य को एक दृढ़ संकल्प के साथ में ईमानदारी से हमें करना चाहिए और हमें अपने काम को क्या है कभी जिम्मेदारी पूर्वक करें और अनुशासन में रहकर करें। अनुशासन कभी नहीं बिगाड़े, तो अनुशासन बिगड़ेगा तो आपको जरूर प्रभाव पड़ेगा। अनुशासन उपयोगिता और लाभ होते हैं, लाभ तो बहुत सारे हैं। अनुशासन रहोगे सफलता मिलेगी, अनुशासन में रहोगे तो आपको क्या जीवन सफल होगा, अनुशासन में रहोगे तो आगे बढ़ोगे, अनुशासन में रहोगे तो आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। वो सारी बातें उपसंहार का अर्थ यही है कि अनुशासन हमारे जीवन की कुंजी है। अब आप कैसे खोलना चाहते हो वो आपकी इच्छा है, तो वही हमारा यह है कि हमें अनुशासन की कुंजी को अच्छे तरीके से हमें की को क्या है खोलना चाहिए। उसके बाद तो देखिए अब ये है, अब उसमें कोई सा भी है ना, ये करा दिया, उसमें प्रस्तावना सूचना क्या है आप कर सकते हैं आराम से, ठीक है। प्रस्ताव लिख सकते हैं इनको भी और ये आराम से क्या है निबंध लिख सकते हैं, ठीक है। एक करना था तो मैंने आपको बता दिया, वैसे दे रखे हैं। ऐसे दूसरा था, आप देखिए सैनिक शिक्षा की आवश्यकता है, तो सैनिक शिक्षा की प्रस्तावना है कि सैनिकों को शिक्षा की बहुत आवश्यकता होती है क्योंकि सेना शिक्षित होगी तो वो हमारे लिए शिक्षा के हिसाब से ज्यादा काम कर पाएगी। और सैनिक शिक्षा की अवधारणा आवश्यकता है क्यों पड़ गई है, क्योंकि इसलिए पड़ गई है कि आजकल क्या है हाई प्रोफाइल क्या है तकनीकी रूप से क्या है अटैक हो रहे हैं। यदि हमारे सैनिक क्या है उसी प्रकार से क्या है होंगे तो वो आजकल क्या है कि वो आमने सामने वाली लड़ाइयां बहुत कम हो गई है, इसलिए हमें क्या इसकी आवश्यकता पड़ती है। भारत में प्रमुख सैनिक शिक्षा संस्थाएं स्कूल हैं, उनके मिलिट्री स्कूल है, सैनिक स्कूल है, उनको और बढ़ाना चाहिए सरकार को। उपसंहार है तो इस सैनिकों को महत्व देना चाहिए। बाकी तो देखो निबंध है, ये तो अपने तरफ से बहुत विस्तार से लिखना होता है, ठीक है, बता रहा हूँ। यदि मैं प्रधानमंत्री होता, एक कल्पनात्मक निबंध है, मैंने बच्चों को दिया था। यदि मैं प्रधानाचार्य होता, इतना सा डिफरेंट आया इसमें, यदि मैं प्रधानाचार्य होता ये आया है, बाकी दे रखा था मैंने। तो प्रस्तावना लिख सकते हैं आप लोग। प्रधानमंत्री होते तो क्या कहते, नरेंद्र मोदी को आप सुनिएगा, है ना, उस हिसाब से आप वो कर सकते हैं। प्रस्तावना यही है कि भैया मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं देश की सेवा करता, देश को क्या है आगे बढ़ाता और देश को क्या है सर्वांगीण विकास को लेकर चलता, सर्वधर्म की भावना को लेकर चलता। यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो अपने देश को सर्वश्रेष्ठ रखता, देश में कभी किसी प्रकार की समस्या नहीं आने देता, पूरा प्रयास करता, ईमानदारी से काम करता है। प्रधानमंत्री पद का महत्व, दायित्व, अधिकार होते हैं। प्रधानमंत्री का पद हमारे राष्ट्र का सबसे प्रमुख पद होता है, फर्स्ट तो प्रेसिडेंट होता है, पर कार्यवाहक के रूप में देखा जाए तो प्रधानमंत्री होता है। और प्रधानमंत्री जितना सशक्त होगा, मजबूत होगा, उतना राष्ट्र विकसित होगा। आज वर्तमान में देख लीजिएगा, पहले हमारे प्रधानमंत्री थे जो विदेशों में जाते थे, लोगों को भाव नहीं देते थे, आज मोदी जी को देख लीजिएगा। तो ये दायित्व है मोदी जी का कि एक पद का महत्व है, गरिमा है, उस पद की गरिमा बना रखी उन्होंने। क्योंकि विदेशों में जाते हैं तो हंगामा हो जाता है, विदेश में जाते हैं तो लोग क्या है पलक पावनी बिछा के तैयार होते हैं। और दायित्व भी होता है, दायित्व यह है कि उन्होंने देश की जिम्मेदारी ले रखी है और देश को किसी भी संकट में नहीं आने दे रहे हैं। और अधिकार भी उनका राइट्स बनता है कि जनता ने आपको चुना है तो आपको करना चाहिए। और मैं प्रधानमंत्री क्यों बनना चाहता हूँ, ये तो सब लोगों की यही है कि आप उसमें अपनी अपनी कल्पना है। मैं तो इसलिए बनना चाहता हूँ, मेरे पूछो भाई देश की सेवा का अवसर मिलना चाहिए, देश को क्या है सर्वांगीण विकास की तरफ ले जाना है, देश को आगे बढ़ाना है और देश को एक महान उपलब्धियों तक पहुंचाना है। तभी तो हम क्या है जब पद पर जाए तभी राष्ट्र सेवा। उपसंहार ये है कि
प्रधानमंत्री का पद गरिमा से भरा होता है। तो ये मैंने आप देखिए H3 में दे रखा है, स्वयं को राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय पटना का छात्र नरेंद्र मान को अपने विद्यालय के प्रधान शैक्षिक भ्रमण पे ले जाने हेतु मैंने दे रखा है। आप आराम से लिखना आता है। सबसे पहले सेवा में लिख देना है, ठीक है, सेवा में लिख देना है। फिर श्रीमान क्या है, प्रधानाचार्य लिख देना है, प्रधानाचार्य है। राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय पटना लिख देना है, यहाँ पर विषय लिख देना है। फिर आपको विषय लिख देना है भ्रमण पे जाने ले जाने हेतु या जाने हेतु, और फिर मान्यवर या उपयुक्त विषय अंतर निवेदन है कि हम कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हैं, आप लिख सकते हैं आराम से, और हमारे क्या शैक्षिक भ्रमण पर जाना चाहते हैं, भ्रमण का हमारा महत्व है। ये मैंने आपको दे रखा है, पेपर में सॉल्यूशन करा रखा है, टेस्ट पेपर का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। पूरा पेपर क्या है, मेरे 4 पेपरों में से आया, इसलिए आप जागो और निशान क्लास में एडमिशन लो, मेरा ये उद्देश्य है आपसे पता। उसके बाद देखिए दूसरा है, स्वयं को लखनऊ निवासी बंदिता मानते अपने मित्र दिल्ली निवासी रानी को अवकाश में लखनऊ भ्रमण हेतु आमंत्रित करना है। अब ये मित्र का है तो ये अपना अनौपचारिक था जो आप आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें तो वही है कि आप उसमें एड्रेस लिखते हैं, और एड्रेस लिखने के बाद में फिर आप कौन है, किसको लिख रहे हो, निवासी तो अपने मित्र को लिखना है, तो उसमें लिख देना है आपको, है ना। मित्र है तो प्रिय मित्र, बनता मानते हो प्रिय मित्र नाम देगा, तो प्रिय मित्र रानी को, तो रानी निवासी रानी को, तो रानी प्रिय मित्र रानी, और उसके बाद में आपको लिख देना है सप्रेम नमस्कार, मैं यहाँ पर कुशल पूर्वक हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी कुशल पूर्वक होंगे, और मेरी परीक्षाएं समाप्त हो गई हैं, आपकी परीक्षाएं समाप्त हो गई होंगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप क्या करें, लखनऊ घूम जाए। लखनऊ बहुत अच्छा शहर है, नवाबों की नगरी है, ऐसे कुछ बातें कहनी है आपको, ठीक है, नहीं बुलाना आप। स्वयं को 20 में दे रखा है मैंने, H2 में सेम दे रखा है, सॉल्यूशन करा रखा है, पढ़ा भी रखा है टेस्ट सीरीज में। स्वयं को मथुरा निवासी सुरेश मानते हुए अपनी पुरानी साइकिल की बिक्री हेतु विज्ञापन है, तो सीधा सा अर्थ है साइकिल सभी प्रकार की साइकिलें मिलती है, अच्छी मिलती है, उचित रेट में मिलती है, और साइकिल का चित्र बनाना है। नहीं तो आपको ये करना था, नगर निगम द्वारा जल संरक्षण पर जागरूकता, जल संरक्षण जागरूकता, जल है तो कल है, जल ही जीवन है, एक एक बूंद को बचाएं और जल का संरक्षण करें। जल है तो हम हैं, जल नहीं है तो हम नहीं है, ऐसी कुछ बातें लिखनी थी। और उसके बाद में आपको एक नल का चित्र बना देता था, ये मैंने दे रखा है, आपको टेस्ट पेपर में पढ़ा रखा है। और ये था आज का हमारा, देखिए ये था आज का हमारा पेपर, जो आपके सामने हमने इसका सॉल्यूशन कराया। फिर मैं आपसे एक बार कह रहा हूं कि निशान क्लासेज एक सफलता की बहुत बड़ी कुंजी है। आप जरूर क्या है निशान क्लासेज में आए और आप देखें। और मैं नहीं कह रहा, मेरे एक पेपर हिंदी का आया है, इससे पहले इंग्लिश का भी था, वो भी ऐसा ही पेपर था। आने वाले 4 पेपर हैं, वो भी आपको इसी प्रकार से मिलेंगे। इसलिए निशान क्लासेज की टेस्ट सीरीज है वो रामबाण है, पढ़ाता हूँ पूरा ही है, उससे बाहर तो आ ही नहीं सकता। पर निशान क्लासेज टेस्ट सीरीज भी एक रामबाण है, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, उसको जरूर क्या है ज्वाइन करें। और आने वाले सत्र के लिए आप एडमिशन लें। जो बच्चा कोटा नहीं आ सकता, कहीं भी राजस्थान है, राजस्थान से बाहर है, वो आराम से ऑनलाइन कोर्स लेकर के और अपनी पढ़ाई अच्छी कर सकता है। और हमसे आप व्हाट्सएप के द्वारा, नंबर है हमारे उस पर, उस नंबर पे आप लोग कोई प्रॉब्लम डालेंगे, उसका आपको 24 घंटे में आपको सॉल्यूशन मिलेगा। यदि ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो हमारे कोटा में सेंटर है और महावीर नगर में मेन सेंटर हमारा, बाकी हमारे 4-5 ब्रांच हैं। आप किसी ब्रांच में आकर के विजिट करें और आप जरूर क्या है, मैं तो ये कहता हूँ आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन पढ़ के जरूर देखें। और जैसे ही आप पढ़ के देखें तो आपको आनंद आएगा। और यदि आप उन बच्चे, जो बच्चे आज हमें शुभकामना दे रहे हैं, आज बच्चे हंसते हुए निकले हैं, उन बच्चों की तरह आप यदि 2026 में हंसते हुए निकलना चाहते हो सेंटर से, तो जरूर आप हमसे मिलें और जरूर क्या है निशान क्लासेज में एडमिशन लें और अपने उस मुस्कुराहट को बरकरार रखें, जो मुस्कुराहट आज हमें उन बच्चों को देखने के लिए मिली है। क्योंकि जब बच्चे को आप जानते हैं, क्योंकि हमें पेपरों का सॉल्यूशन हम लोग पहले पेपर लेते हैं, पेपर के बाद पेपर में कॉपी लिखवा दिया,
प्रत्येक बच्चे को हम इसका सॉल्यूशन देते हैं, ऑनलाइन में भी देते हैं, ऑफलाइन पूरा सॉल्यूशन देते हैं। आज जो क्वेश्चन वही आ रहे हैं जो हमने इससे पहले एक बार बच्चों को पहले हम लिखवा जा चुके हैं कि उन बच्चों ने एक बार कॉपी में लिख दिए, दूसरी बार मैंने बोर्ड पर क्या है लिख लिख के सारे बच्चों को बता दिए, और खुद बच्चों ने क्या है दो बार क्या है, मैंने अभी 2 दिन पहले भी 4 दिन रिवीजन कराया, चारों पेपरों का फिर एक बार रिवीजन कराया। इतना करने के बाद बच्चे को क्या है सारी चीज रटी हुई है और सारी चीज याद है। और मैं तो आपसे एकदम जय हिंद जय भारत और होली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इन्हीं नई उम्मीदों के साथ, इन नई आशाओं के साथ हम आपकी सेवा में तत्पर हैं, और जरूर आप निशान क्लासेज में आकर के हमें अपनी सेवा का अवसर दें। जय हिंद जय भारत। और निशान क्लासेज की सफलता इसी प्रकार से बरकरार रहेगी, ये आप लोगों का आत्मविश्वास और भरोसा हमारे ऊपर हमेशा बना रहे। थैंक यू।